देखो, आज हमारे टॉपिक का नाम है वर्ड विचार। कौन सा टॉपिक है? वर्ड विचार। वर्ड विचार। ठीक है सर। वर्ड विचार को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। एक है ध्वनि और दूसरा है वर्ड और तीसरा है अक्षर। पहला ध्वनि, वर्ड, अक्षर। हम तीनों के बारे में बताएंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि कहते हैं मुख से उच्चारित आवाज को। मुख से उच्चारित आवाज। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुख के द्वारा जो आवाज निकल रही है उसी को तो ध्वनि कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि। मतलब मुख से उच्चारित आवाज को ध्वनि कहते हैं, या कानों के द्वारा सुनी गई आवाज, उसको भी ध्वनि कहते हैं। भाई, कानों के द्वारा जो सुनी गई वो ध्वनि होगी कोई ना कोई, तो उसको भी ध्वनि कहते हैं। मुख से उच्चारित आवाज को ध्वनि कहते हैं, या कानों के द्वारा उच्चारित आवाज कानों के द्वारा सुनी गई आवाज को ध्वनि कहते हैं। बात समझ में आई क्या? नहीं आई? सर आ गई। देखो, ध्वनि भाषा की एक मूल इकाई है। क्वेश्चन यहां से उठेगा कि बताइए भाषा की मूल इकाई है तो ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की मूल इकाई कहते हैं ध्वनि को। ध्वनि को भाषा की मूल इकाई ध्वनि। अब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, बिल्कुल मौखिक इकाई, तो वो भी कौन सी है? ध्वनि। मौखिक का मतलब होता है मुख के द्वारा उच्चारित। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि। अगर भाषा की मूल इकाई आ जाए तो ध्वनि, और मौखिक इकाई आ जाए तो ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि, और मूल इकाई आ जाए तो भी कौन सी है? ध्वनि। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है सर। अब देखते हैं वर्ड। सर, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड कहते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ड। कौन सी है? वर्ड। जिसके खंड करना संभव ना हो, जिसके खंड करना संभव ना हो, उसी को वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आ जाए, मौखिक, तो ध्वनि है, और लिखित इकाई आ जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो ध्वनि है। कौन सी है? ध्वनि। ठीक है, जिसके खंड करना संभव ना हो। ठीक है, तो मौखिक मतलब जैसे हम बोल रहे हैं तो सबसे छोटी हो गई। लिखित जैसे हमने लिखा, जैसे क क, तो इसके खंड करना संभव नहीं है। इसके कोई बताइए खंड कर सकता है उसके? नहीं कर सकते हैं। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है ये। जैसे मैंने बोल दिया ख, ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया अ, तो बोल इसके कोई खंड कर सकते हैं क्या? सर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तभी तो मैंने कहा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाई लिखित लिखित ही तो है, लिखा तो है मैंने जी, लिखा है ना, लिखा है ना, इसलिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ड। और इसके खंड करना संभव ना है, इसका खंड करना संभव ना हो। कर सकते हैं क्या उसके खंड? नहीं करके देखो, होगा ही नहीं। बोलो आ का क्या खंड करोगे बताइए? कर सकते हो? पा का क्या खंड करोगे बताइए? खंड है नहीं उसका। ठीक है सर। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 2। समझ रहे मेरी बात? वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। वर्णों के कितने प्रकार? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने स्वर होते हैं? 11।
ठीक है सर। व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं सर? क, ख, ग, घ, ड़, न, च, 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 ठीक है। मतलब लगभग कितने? 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33। क्या व्यंजन ये जो होते हैं सर और नहीं व्यंजन? बिल्कुल होते हैं। और भी वर्ण होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको एक अलग बाँव देते हैं। अब देखो, का से लेकर के माँ तक ये हो गए 25, ठीक है सर। और होता है यर लब और होता है स सह, तो ये तुम्हारे कितने हो गए? 33 हो गए। 25 8 कितने हो गए? 33 हो गए व्यंजन। 33 मुख्य रूप से देखा जाए तो 33 व्यंजन होते हैं। और मुख्य रूप से अगर वर्ण देखा जाए तो फिर ये कितने होते हैं? 44। क्यों? 33 तो व्यंजन हो गए और 11 स्वर रह गए, तो कितने हो गए? 44। बात समझ में आई कि नहीं आई? कसर आ गई? ठीक है जी। और देखो, यह स्वर रहित ध्वनियाँ होती हैं। जो वर्ण होते हैं ये स्वर रहित होते हैं, मतलब इनमें स्वर नहीं होता है। वर्ण हमेशा स्वर रहित होते हैं, स्वर रहित होते हैं। वर्ण कैसे होते हैं? स्वर रहित। अगर हम बात करें अक्षर की तो अक्षर हमेशा स्वर सहित होते हैं और वर्ण हमेशा स्वर रहित होते हैं। मैं बताऊंगा स्वर क्या मतलब, वर्ण क्यों, वर्णों को हम स्वर रहित क्यों कहते हैं, स्वर रहित ध्वनियाँ क्यों होती हैं, अक्षर स्वर सहित ध्वनियाँ कैसे, मैं बताऊंगा। एक एक पॉइंट बताऊंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो ये स्वर रहित ध्वनियाँ होती हैं कौन? वर्ण। और स्वर सहित ध्वनियाँ होती हैं अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं सर? देखो, ध्वनि का वह समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात, आघात का मतलब झटका, ध्वनि का वह समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाए, झटके में हो जाए, उसे अक्षर कहते हैं। तो ध्वनि का वह समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाए उसे अक्षर कहते हैं। यह स्वर सहित होते हैं, यह स्वर सहित होते हैं कौन? अक्षर। अक्षर स्वर सहित होते हैं, मतलब अक्षर स्वर सहित ध्वनियाँ होती हैं। तो स्वर रहित ध्वनियाँ वर्ण, स्वर सहित ध्वनियाँ अक्षर, ठीक है सर। जैसे मैंने कहा कि ध्वनि का वह समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात या झटके में हो जाए, जैसे आम, स्नान, आम, स्नान, ये किसके उदाहरण हैं? ये सब अक्षर के, अक्षर के, ठीक है। देखो, जैसे मैंने कोई एक शब्द लिखा शेर, क्या लिखा? शेर, ठीक है सर। अब बताऊंगा कि स्वर रहित क्यों होते हैं, स्वर सहित कैसे होते हैं। अक्षर, देखो अक्षर, तो शेर में कितने अक्षर हैं सर? 2, 1 और 2, 1 और 2। स्वर में, शेर में जो शेर शब्द लिखा हुआ है, जो शेर शब्द लिखा हुआ है, इसमें कितने अक्षर हैं सर? 2 अक्षर हैं, 2 ही अक्षर हैं। एक तो से है, एक रा है, तो कितने अक्षर हो गए? तो बोलो इसमें स्वर छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ? देखो, अगर ए है तो समझ जाना इसमें स्वर छिपा हुआ है। किसका? आ स्वर। अगर इस पर हलंत लगा देंगे तो ये अर्ध व्यंजन हो जाएगा, मतलब अर्ध शुभ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आ जोड़ देंगे तो पूरा रा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा स, तो ये आधा है, जैसे ही मैं उसमें एक ही मात्रा जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? से। तो उसमें बोलो स्वर सहित हुआ कि नहीं हुआ? से। तो 2 अक्षर हो गए। तो इसलिए मैंने कहा कि स्वर सहित होते हैं, अक्षर हमेशा क्या होते हैं? स्वर सहित होते हैं, ठीक है सर। ध्वनि, ध्वनि क्या होती है? ध्वनि कहते हैं मतलब मुख के द्वारा उच्चारित आवाज को। तो शेर को हम, शेर के क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? शेर को हम बांटेंगे। शेर का क्या करेंगे? शेर के जितने भी बने हुए ना शेर, समझ रहे हो मेरी बात? शेर को हम बांटेंगे, मतलब शेर, देखो स ए, ठीक है, स ए, मतलब शेर का हम शब्द को वो करा दें, मतलब क्या बोलते हैं? शब्दकोश बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसका मतलब ऐसे है, ठीक है। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं ऐसे, जैसे सा किससे बना हुआ है, इसके बाद कौन से ऐसे हैं। तो देखो ध्वनि, तो शेर में देखो स ए, फिर र, फिर अ, हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। शेर 2 शब्द हैं, अक्षर तो 2 हैं शेर में, लेकिन ध्वनि कितनी है? 1 2 3 4 ध्वनि है, 4। तो सर पर यहाँ पर 3 क्यों मत लिखा है तुमने? क्यों? अगर कोई पूरा शब्द लिखा हुआ है, पूरा शब्द, ठीक है, और पूरे शब्द में पीछे आ को नहीं जोड़ा जाता है, अगर संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर में हम आ को जोड़ लेते हैं,
ठीक है, आ को जोड़ लेते हैं, इसलिए मैंने आ को नहीं जोड़ा है और 3 ही लिखा है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण। वर्ण देखो स ए र अ, तो ये सभी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी तो वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। तो वर्ण कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। ठीक है, वर्ण। जितनी ध्वनि होंगी उतनी ही वर्ण होंगे, याद रखना। लेकिन वो भी संयुक्त स्वर में तो ध्वनि और वर्ण मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, और अगर संयुक्त स्वर ना हो तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि ध्वनि में एक मतलब वर्ण कम हो जाता है। ठीक है, और वर्ण में हमेशा एक वर्ण ज़्यादा रहता है। ठीक है, स्वर स्वर कितने हैं? देखो स ए र, 4 को तो मतलब शेर को हमने विभाजित किया इतने में, स्वर को विभाजित किया तो इसमें कितने स्वर हैं? देखो ये तो व्यंजन हो गया, ये भी व्यंजन हो गया, तो स्वर कितने हैं? एक स्वर ये रहा और एक स्वर हो रहा, तो कितने स्वर हो गए? 2। व्यंजन कितने हैं? तो देखो इसको विभाजित किया मैंने शेर को, तो उसमें देखो ये तो स्वर है, ये स्वर है, तो ये तो स्वर है, तो स्वर 2 हो गए। व्यंजन कितने हैं? 1 और 2, तो 2 व्यंजन हो गए। ठीक है, स्वर कितने हैं? 2। व्यंजन कितने हैं? 2। वर्ण कितने हैं? 4। ध्वनि कितनी है? 3। वो अक्षर मैंने कैसे बताया? और देखो ध्वनि वर्ण कैसे कहा कि वे स्वर रहित होते हैं, तो देखो जो स्वर रहित है क्या नहीं है? कि सर बिल्कुल है। स्वर रहित है क्या नहीं? सर बिल्कुल, वर्ण स्वर रहित होते हैं, इसलिए मैंने स्वर रहित बताया था। 4 हो गए। अगर स्वर सहित होते हैं तब वो अक्षर होते हैं, इसलिए उसमें स्वर छिपा हुआ है। शेर में राम में स्वर छिपा हुआ है, इसलिए स्वर सहित कहा था मैंने। लेकिन वर्ण में बताया, वर्ण में बताया क्या मैंने कि स्वर रहित होते हैं, इसमें स्वर है कि नहीं है? सर नहीं है बिल्कुल, इसलिए स्वर रहित होते हैं वर्ण। और स्वर ठीक है, स्वर कितने हैं? 1 2। व्यंजन कितने हैं? 1 2, इसलिए व्यंजन 2 हो गए। ठीक है, और देखो जैसे वाक्य, वाक्य वाक्य में देखो अक्षर, तो वाक्य में कितने अक्षर हैं? सर 1 2 3। कितने? 1 2 3। अगर आधा है जी, आधा है ना, अब वाक्य में एक आधा है, संयुक्त स्वर है जी, सॉरी संयुक्त व्यंजन वो हो गया ना, शब्द संयुक्त हो गया ना जी, संयुक्त हो गया, संयुक्त हो गया जी, बिल्कुल संयुक्त हो गया। तो संयुक्त में देखो उसको 2.5 तो बोल नहीं सकते हैं वो, और 2 बोल नहीं सकते हैं, तो 3 ही बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कितने अक्षर हो गए? 3। 3 हो गए। कितने हो गए? 3। ठीक है, और ये हमेशा वाक्य स्वर सहित होते हैं। स्वर सहित है क्या नहीं सर? बिल्कुल स्वर सहित हैं। ठीक है, ध्वनि, ध्वनि, अब उसको तोड़ो, वाक्य को देखो, उसको खंडित करो, विखंडन करो, उसको बांटो उसको, तो ये देखो ध्व, हाँ हाँ, वाक्य बांटना है ना, सही है। व, और वा में किसकी मात्रा लगी? आ की, तो आ गया, फिर क, फिर य, फिर अ, कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। आप कह रहे होगे सर उसमें तो तुमने आ जोड़ा नहीं, ध्वनि में, तो ध्वनि में आ नहीं जोड़ा मैंने, बिल्कुल नहीं जोड़ा था। लेकिन सर आ इसको क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि जिस संयुक्त स्वर है, मतलब नियो संयुक्त बोलते हैं, उसमें आधा वर्ण एक दूसरे वर्ण से कनेक्ट हो, जुड़ रहा हो, इसलिए उसे संयुक्त वो बोलते हैं। ठीक है, शब्द बोलते हैं, इसलिए मैं जोड़ लिया है। और अब मैंने कैसे कहा? अगर जितनी ध्वनि होंगी उतने ही वर्ण होंगे। ठीक है, जितनी ध्वनि होंगी उतने ही वर्ण होंगे। लेकिन अगर संयुक्त स्वर है, अगर संयुक्त वो है तभी माने जाएंगे, नहीं तो एक घटा देंगे उसमें, और वर्ण हमेशा इतने। ठीक है, और स्वर, स्वर देखो स्वर कितने उसमें, इसको बांटा तो हमने, स्वर कितने देखो उसमें? 1 स्वर और 2 स्वर। कितने स्वर हैं? 2। व्यंजन, व्यंजन कितनी है? 1 2 3। कितने व्यंजन है? 3, तो 3 आ गए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से शेर में कितनी ध्वनियाँ हैं? शेर में तो कितनी है? 3। शेर में कितने वर्ण हैं? तो 4। शेर में कितने स्वर हैं? तो 2। शेर में कितने व्यंजन हैं? तो 2। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे, सीख लो अभी से। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा है, ये देखो, किसी शब्द का अंतिम वर्ण आ हो तो वर्ण की गणना में नहीं गिना जाएगा। ये तो लिखा है मैंने, बोलो गिना के नहीं गिना? शेर में नहीं गिना मैंने आ को, क्यों? किसी शब्द का अंतिम वर्ण आ है, अंतिम वर्ण आ है तो वर्ण की गणना में, तो देखो जैसे वर्ण की गणना में, वर्ण की गणना में आ को नहीं गिना जाएगा। बोलो गिना के नहीं गिना? यार ध्वनि तो है। 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना पड़ेगा तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुको। सही है, सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो ध्वनि में हमेशा उसको आ को घटाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने कहा है कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण अगर आ हो तो वर्ड की गणना में नहीं गिना जाएगा, तो वर्ड की गणना में नहीं गिना जाएगा। यदि संयुक्त शब्द हो तो आ की गणना में आ की गणना की जाएगी, ठीक है, आ की गणना की जाएगी, वही मैंने बताया था। अब देखते हैं स्वर। देखो, वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। देखो, स्वर हमेशा स्वतंत्र बोले जाते हैं। बोलो, क्या स्वर को हमें किसी की सहायता लेनी पड़ती है? ये अ, तब बोलो, ये स्वतंत्र है। उसको बोलने के लिए क्या किसी वर्ड की सहायता लेनी पड़ रही है? सर नहीं लेनी पड़ रही है, तो आ एक स्वतंत्र हो गया सर, बिल्कुल हो गया, आ स्वतंत्र हो गया। ठीक है सर, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो स्वर होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उससे हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। 11। देखो, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो कितने हो गए? 11 हो गए। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 स्वर हो गए, ठीक है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन अगर आ जाए कि मूल भाषा में स्वर कितने होते हैं? मूल भाषा का मतलब होता है संस्कृत। कौन सी कृत? समधन कृत, संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत में कितने होते हैं? 13। 11 तो कौन से हो गए जो मैंने बताया? 2 कौन से होते हैं सर? एक तो होता है री, ए वाला री, ठीक है, जे वाला, ए वाला री नहीं, ए वाला री नहीं, जी तो ए वाला, ए तो होता है उसमें, ठीक है, स्वर में, मतलब हिंदी के स्वर में। लेकिन अगर उसको डबल कर दें नहीं हो, ठीक है, अगर दीर्घ कर दें, ऐसे री को दीर्घ री कर दें मैं, तो फिर वो सही मतलब एक मूल भाषा का स्वर माना जाता है, संस्कृत भाषा का स्वर माना जाता है, ठीक है। और एक लर, ए वाला लर, ठीक है, लर। तो ये 2 स्वर बढ़ जाएंगे, इसलिए 13 स्वर माने जाते हैं संस्कृत में। और इन री, दीर्घ री और लरी, इन देखो, और लरा पे किसकी मात्रा है? री की तो है, री की तो मात्रा ही है, देखो री की तो है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो लरा, इन दोनों को हम अच स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर? अच स्वर भी कहते हैं, अच स्वर भी कहते हैं, अच स्वर भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब देखेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण, मतलब स्वरों को हम 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में? 5 भागों में। देखो कौन कौन से? एक तो होता है उच्चारण अवधि या मात्रा काल के आधार पर। उच्चारण अवधि, अवधि मतलब समय, उच्चारण अवधि या मात्रा काल के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुख के आधार पर, मुखाकृति मतलब मुख के आधार पर, नासिका के आधार पर, नासिका का मतलब नाक के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति का मतलब ओठ के आधार पर, और जिह्वा की आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। तो जिह्वा का मतलब जीव के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। तो स्वरों का वर्गीकरण कितना? 5। कौन कौन से? उच्चारण अवधि या मात्रा काल के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, नासिका के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर और जिह्वा के आधार पर, ठीक है। ओ मुन्ना जी, मुन्ना जी, मुन्ना, मुन्ना जी, आगे कि नहीं आगे सब? ओ मुन्ना जी, तो ओ ते उच्चारण, मुँह ते मुखाकृति, मुखाकृति, ना ते नासिका, 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 और आ, उसमें आ लगा हुआ है ना, आ, तो आ ते ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति, ओठों के आधार पर, और जीते जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। आगे कहना ओ मुन्ना जी, मुन्ना जी आगे मारे तो मुन्ना जी, ओ मुन्ना जी, तो ओ ते उच्चारण, मुँह ते मुख आकृति, ना ते नासिका, उसमें ना में आप की मात्रा लग रही है, आ छिपा हुआ है, तो ओष्ठाकृति के आधार पर, और जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जीते जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। आगे देखो, अब मैं ये भी बताता हूँ कि उच्चारण अवधि या मात्रा काल के आधार पर भी हम स्वरों को 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। मुखाकृति के आधार पर भी हम स्वरों को 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। 4 भागों में बताऊंगा कौन कौन से भाग होते हैं, 4 भाग। और नासिका के आधार पर हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में बताऊंगा मैं। ओष्ठाकृति के आधार पर मैं बताऊंगा कि स्वरों को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। और जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर भी हम स्वरों को 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, 4 भागों में मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो,
पहला देखो, अब सबसे पहले देखें उच्चारण अवधि या मात्रा काल के आधार पर। मैंने कैसे बताया आपका, उच्चारण अवधि या मात्रा काल के आधार पर कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे स्वरों को? 2 भागों में। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, एक होता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मैं बताऊंगा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। देखो ह्रस्व स्वर इसे कहते हैं, ह्रस्व को हम छोटा भी कहते हैं, छोटा स्वर। ह्रस्व स्वर को हम, ह्रस्व का मतलब ही छोटा होता है, ह्रस्व, ह्रस्व को हम छोटा भी कहते हैं, छोटा स्वर। लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर। एक मात्रक स्वर कहते हैं, एक मात्रक, एक मात्रक क्यों कहते हैं कि इन पे किसी मात्रा नहीं होती है, एक ही मात्रा होती है सिर्फ, ठीक है। और मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है, मूल स्वर। और इन्हें अखंडित स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये खंडित नहीं होते हैं, एक मतलब इन्हें खंडित नहीं होते हैं, ठीक है, अखंडित होते हैं। ये मूल होते हैं, मूल। कौन? ह्रस्व स्वर, मूल, ठीक है। एक मात्र, इनमें किसी मात्रा का नहीं होता है, सिर्फ एक ही मात्रा होती है, एक मात्रक। लघु, इन्हें लघु कहते हैं, छोटा, लघु, छोटा और ह्रस्व स्वर। सबसे कम समय लगता हो, वे उच्चारण, मतलब उच्चारण के आधार पर सबसे कम समय लगता हो, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ। दिल मेरा ना तोड़ो, ई, उ। दिल मेरा ना तोड़ो, ठीक है। तो अ, ई, उ और री। देखो अब मैंने कैसे कहा एक मात्रक, तो जिनकी एक मात्रा होती है, देखो जा की क्या मात्रा होती है, जा की, ठीक है। तो जा की सिर्फ ऐसे का है, ठीक है, तो इसमें कोई मात्रा नहीं होती है, सिर्फ एक मात्रा होती है, ठीक है। ऐसे कोई, वैसे कोई मात्रा होती नहीं है, आ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, सही बताएं तो, ठीक है। लेकिन एक मात्र कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मूल स्वर होता है, छोटा स्वर होता है इसलिए, ठीक है। ई की देखो एक ही मात्रा होती है, ए वाली, ठीक है, ठीक है। और छोटो उ और री, ठीक है। तो अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, लघु स्वर कहलाते हैं, एक मात्र स्वर कहलाते हैं, अखंडित स्वर कहलाते हैं। कौन? अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, ठीक है। तो सर दीर्घ स्वर कैसे कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, देखो दीर्घ स्वर को हम बड़ा स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, गुरु, बड़ा, द्विमात्रक स्वर भी कहते हैं, खंडित स्वर भी कह सकते हैं। दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रक, खंडित। तो एक मात्रक, एक मात्रक, दीर्घ स्वर को द्विमात्रक, ह्रस्व स्वर को अखंडित, दीर्घ स्वर को खंडित स्वर कहेंगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर को छोटा स्वर, दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर कहेंगे, ठीक है। देखो दीर्घ स्वर उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता हो, मतलब वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है? दुगना समय लगता हो, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ, अब मुझे बात बताइए कि स्वर कितने होते हैं सर? 11 स्वर होते हैं सर, बिल्कुल 11 स्वर होते हैं। और हम 4 पढ़ चुके हैं, किसमें? ह्रस्व स्वर में। तो बाकी के बचे कितने? 7, 7 तो बचे, तो भी तुम्हारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। कौन कौन से? जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? तुम्हारे दीर्घ स्वर हो गए। बोल बात समझ में आई क्या नहीं आई? ठीक है, दीर्घ स्वर। देखो उच्चारण अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर हम हिंदी में स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। अगर बात करें हम संस्कृत की, तो संस्कृत में हम उनको 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। लेकिन संस्कृत तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन बता रहे हैं, क्या दिक्कत है बताने में हमारा। हिंदी में हमने कितने भागों में बांटा? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है सर। और संस्कृत में एक तो ह्रस्व स्वर हो गया, एक दीर्घ स्वर हो गया सर, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन एक तीसरा होता है, वो होता है प्लुप्त स्वर। कौन सा होता है? प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कितने होते हैं सर? 8 होते हैं, 8। कितने होते हैं? 8। 8 कौन कौन से? 7 तो वो हो गए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ऐसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर बात करें हम प्लुप्त स्वर में, तो प्लुप्त स्वर, दीर्घ स्वर और आ, ये सभी प्लुप्त स्वर माने जाएंगे। और एक आ और जोड़ देंगे इसमें, तो ये प्लुप्त स्वर माने जाएंगे, ठीक है, प्लुप्त स्वर। दीर्घ, एक 7 तो भी हो गए दीर्घ स्वर के, और एक जो है अ, ठीक है, तो प्लुप्त स्वर माने जाएंगे ये, ठीक है। देखो प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? किसी स्वर को लगातार लंबे समय तक बोलना, मतलब प्लुप्त स्वर उसे कहते हैं जो किसी स्वर को लगातार लंबे समय तक बोलना, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा मम्मी,
भैया, तो बोलते नहीं बोलते हैं, तो भैया, भैया, मम्मी, मम्मी, भैया, ठीक है। तो जिनको हम प्लुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है, मतलब आगे बोल इनकी आवाज़ निकलती जाती है, इनकी, ठीक है, इनकी ध्वनि निकलती जाती है, ठीक है, मम्मी, भैया, ठीक है, और भी हैं, सैया, ठीक है। तो देखो, हमने उच्चारण अवधि के आधार पर पढ़ लिए, मात्रा काल के आधार पर पढ़ लिए, चाहे उच्चारण को चाहे मात्रा, ठीक है। और दूसरा आएगा मुखाकृति के आधार पर, मुन्ना, ओ मुन्ना, तो मुखाकृति के आधार पर, मूर्ति, मुन्ना, मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर हम कितने भागों में पढ़ेंगे? 4 भागों में। देखो, एक तो होता है संव्रत, संव्रत, एक होता है अर्ध संव्रत, एक होता है विव्रत, एक होता है अर्ध विव्रत। संव्रत, अर्ध संव्रत, विव्रत, अर्ध विव्रत, ठीक है। संव्रत, विव्रत, अर्ध संव्रत, अर्ध विव्रत, संव्रत, अर्ध संव्रत, विव्रत, अर्ध विव्रत। ये मुखाकृति के आधार पर बता रहा हूँ। संव्रत का मतलब होता है बंद, जिसको बोलने के लिए मुख सबसे कम खुलता हो, ठीक है, बिल्कुल बंद सा रहता हो। जैसे ई के लिए बिल्कुल मुंह बंद रहता है, ठीक है। ई, ई, ऊ, री, ठीक है। देखो बोल के ई ऊ री, इनके बोलने के लिए, इनको बोलने के लिए मुख बिल्कुल बिल्कुल बंद रहता है, ठीक है। बंद रहता है, नहीं रहता है सर? बिल्कुल रहता है, ठीक है। और अब पढ़ेंगे विव्रत। विव्रत ऐसा स्वर होता है, देखो जिन बताऊंगा मैं, विव्रत ऐसा होता है कि मुख को सबसे ज्यादा खुलता है, तो आ क्या हो जाएगा? विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, ठीक है। सर अर्ध विव्रत स्वर किसे कहते हैं? अर्ध विव्रत स्वर इसे कहते हैं कि विव्रत स्वर से तो थोड़ा कम मुख खुलता हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि विव्रत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संव्रत से थोड़ा ज़्यादा खुलता हो, मतलब विव्रत से थोड़ा कम और अर्ध संव्रत से थोड़ा ज़्यादा खुलता हो, उससे कहते हैं हम अर्ध विव्रत स्वर। जैसे इससे कम खुल रहा है ए, आई, औ, औ, ओ, ए, ओ, ए, ओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये भाई तुम्हारे कैसे स्वर हैं? ए, ओ। तो ये तुम्हारे अर्ध विव्रत स्वर हैं, अर्ध विव्रत, ए, ओ। बाकी के बच्चे 2, तो ए और ओ, ठीक है। छोटी ए और छोटो ओ कैसे आएंगे? अर्ध संव्रत स्वर में, ठीक है भाई। वैसे भी अरे यार रट्टा मार रहे ना, नहीं समझ में आवे तो रट्टा मार देना। मुखाकृति के आधार पर कितने? 4, संव्रत, अर्ध संव्रत, विव्रत, अर्ध विव्रत। संव्रत में कौन कौन से? ई, ऊ, री। अर्ध संव्रत में ए, ओ, ठीक है। विव्रत में आ, अर्ध विव्रत में ए, ओ, ठीक है। आई, औ, ए, आई, औ, ठीक है। ऐसे कर लेना, ठीक है। कैसे कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं, चित्र बना लेना, दिमाग में चित्र बना लेना, ठीक है। चित्र बना, चित्र बनाओ, ठीक है। अब पढ़ेंगे नासिका के आधार पर। किसके आधार पर? नासिका के आधार पर। देखो, नासिका के आधार पर मैंने क्या बताया कि नासिका के आधार पर हम स्वरों के कितने प्रकार पढ़ेंगे? 2। कौन कौन से? एक तो होता है निर्धन अनुनासिक, निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। एक होता है अनुनासिक, ठीक है। निर्धन अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। निर्नुनासिक स्वर को हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक स्वर। और अनुनासिक स्वर को हम सानुनासिक स्वर भी कहते हैं। अनुनासिक स्वर को सानुनासिक स्वर कहते हैं और निर्नुनासिक स्वर को हम मौखिक स्वर भी कहते हैं, मौखिक, ठीक है। निर्नुनासिक स्वर को मौखिक स्वर कहते हैं, अनुनासिक स्वर को सानुनासिक स्वर कहते हैं। देखो, तो सबसे पहले देखेंगे हम निर्नुनासिक, निर और अनुनासिक। अब देखो, निर उपसर्ग है उसमें, ठीक है सर, निर, और ये है अनुनासिक, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, अनुनासिक स्वर वे होते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अनुनासिक स्वर वे होते हैं जिनका मतलब मुख के साथ साथ नाक से वायु बाहर निकलती हो, नाक से, ठीक है। मतलब मुख के साथ साथ अनुनासिक स्वर वे होते हैं, अनुनासिक की बात कर रहा हूँ मैं। अनुनासिक स्वर वे होते हैं कि जिनको बोलने के लिए हम मुख के साथ साथ मतलब नाक से वायु बाहर निकलती हो, ठीक है, मुख से बाहर निकलती हो वायु, ठीक है। तो मतलब भी तो अनुनासिक। और निर का मतलब नहीं, तो निर उपसर्ग, निर कह रहा है कि नहीं, नाक से नहीं, सिर्फ केवल किससे, सॉरी मैं क्या बोला कि मुख से बाहर निकलना, मतलब प्राण वायु को केवल मुख से बाहर निकलना, ठीक है। तो प्राण वायु को केवल मुख से बाहर निकलना, ठीक है। तो अनुनासिक नर नाम से न कह रहा है, नहीं 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 नहीं,
नाक के आधार पर, ठीक है, नाक मतलब अनुनासिक भी होते हैं कि मतलब मुख के साथ साथ नाक से भी वायु बाहर निकलती है, लेकिन निर का मतलब नहीं। तो ये निर्णय कह रहा है कि भाई मुख के बस सिर्फ मुख से बाहर निकलेगी ये बात, मतलब मेरी वो, पर लेकिन नाक से नहीं निकलेगी, ठीक है, यूँ कह रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्राणवायु को केवल मुख से बाहर निकलना, केवल मुख से बाहर निकलेगी, निर का मतलब नहीं, ठीक है। नहीं किस कह रहा है, आते कह रहा है कि नहीं नहीं तू नाक से निकाल, लेकिन मैं तो सिर्फ मुख से निकालूंगा। कौन कह रहा है, निर, तो निर्नुनासिक स्वर। तो प्राणवायु को केवल मुख से बाहर निकलना, प्राणवायु का केवल मुख से बाहर निकलना निर्नुनासिक स्वर, ठीक है। सभी स्वर होते हैं जो सभी स्वर हो देखिए ठीक है, सभी स्वर निर्नुनासिक। और अगर इनमें हम चंद्र बिंदु लगा दें, देखो अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, प्राणवायु का मुख के साथ नाक से बाहर निकलना, ये तुम्हें बताया था, नाक से बाहर निकलना। तो अनुनासिक स्वर कितने होते हैं, 11। इन पे सिर्फ क्या लगा देना, चंद्र बिंदु लगा देना है, चंद्र बिंदु लगा देने पर मतलब क्या हो जाएगा, अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। क्योंकि जैसे चंद्र बिंदु लगाएंगे, जैसे ही मुख के साथ साथ किससे मतलब बाहर वो वायु निकलेगी, नाक से, ठीक है। देखो, सभी स्वरों पर चंद्र बिंदु लगा देना, सभी स्वरों पर चंद्र बिंदु लगा देना, ठीक है, सभी स्वरों पर चंद्र बिंदु लगा देना, तो क्या हो जाएगा, अनुनासिक स्वर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जितने भी सभी स्वर थे, क्या सभी स्वर थे, सभी स्वरों पर अगर चंद्र बिंदु लगा दिए जाए तो भी सभी के सभी अनुनासिक स्वर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इस पर चंद्र बिंदु लगा दिया, इस पर भी लगा दिया, ई इस पर भी लगा दिया, ई इस पर चंद्र बिंदु नहीं लगाया है, लेकिन मैंने क्या लगाया है, इस पर मैंने अनुसार लगा दिया है, अनुनासिक की जगह पे मैंने अनुसार लगा दिया है। अनुसार क्यों लगाया है, क्योंकि अगर कोई ऊपर मात्रा लग रही हो तो वहाँ पर हम अनुनासिक की जगह अनुसार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस पे अनुसार, इस पे क्या हो जाएगा, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। भाई चंद्र बिंदु को ही हम अनुनासिक कहते हैं, ठीक है, जिस पे चंद्र बिंदु या अनुनासिक, ठीक है। इस पे अनुसार, इस पे अनुनासिक की जगह या चंद्र बिंदु की जगह अनुसार लगेगा। जिस पे भी जैसे ही अनुसार लगेगा उस पर भी अनुसार लगेगा, ठीक है। मतलब सिरों रेखा के ऊपर कोई मात्रा होती है तो अनुनासिक की जगह अनुसार लगता है। मैंने क्या नहीं कहा कि सिरों रेखा के ऊपर कोई मात्रा अगर हो तो फिर अनुनासिक की जगह क्या लगाते हैं, अनुसार लगाते हैं। ये तो हो गया अनुनासिक, और ये हो गया तुम्हारा क्या, अनुसार, ठीक है। इसको हम चंद्र बिंदु भी कह सकते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, अनुसार कहते हैं। बात समझ में आई क्या नहीं आई। अब पढ़ेंगे हम ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, और ओष्ठाकृति के आधार पर हम स्वरों के कितने भेद पढ़ेंगे, 2। कौन कौन से, एक होता है वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार देखो, वृत्ताकार को हम व्रतमुखी भी कहते हैं, ठीक है। वृत्ताकार स्वर को हम व्रतमुखी स्वर कहते हैं, गोलीय स्वर भी कहते हैं, ठीक है। व्रतमुखी स्वर, गोलीय स्वर भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वृत्ताकार स्वर को हम व्रतमुखी स्वर भी कहते हैं और गोलीय स्वर भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उच्चारण करते समय, मतलब इन स्वरों का जब उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण करते समय होठों का गोल हो जाना, होठों का गोल हो जाना। अगर ऐसे हैं कि जैसे हम इनका उच्चारण कर रहे हैं वृत्ताकार स्वरों का, ठीक है, वृत्ताकार स्वर व्रतमुखी भी कहते हैं और गोली भी कहते हैं। तो जैसे हम जिनका उच्चारण करेंगे तो होठ कैसे हो जाएंगे, हमारे गोल हो जाएंगे। अगर होठों का गोल हो रहा है तो समझ जाना वो वृत्ताकार स्वर है। मतलब उच्चारण करते समय होठों का गोल हो जाना वृत्ताकार स्वर कहलाता है। जैसे आप नहीं हो रहा ना, आप हुआ। जैसे कितने स्वर हैं, 4 स्वर ऐसे हैं कि जिन्हें बोलते समय होठ गोल हो जाएंगे। ओ ऊ, होठ गोल हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे ऊ ऊ ओ ओ औ। तो ऊ ओ औ, ठीक है। ये 4 स्वर ऐसे हैं कि मतलब वृत्ताकार है, मतलब कैसे, व्रतमुखी हैं, गोली हैं, मतलब जिनको बोलते समय होठ कैसे हो रहे हैं, गोल, इसलिए गोली स्वर कहते हैं, ठीक है। वृत्ताकार क्यों कहते हैं, क्योंकि व्रत ऐसे तो होता है गोल, ऐसे तो होता है व्रत, इसलिए व्रतमुखी स्वर कहते हैं, ठीक है। समझ मेरी बात है, वृत्ताकार स्वर कहते हैं ऊ ऊ ओ औ, ठीक है। और बाकी सब तुम्हारे अवृत्ताकार हो जाएंगे, ठीक है। अवृत्ताकार स्वर अवृतमुखी भी कहते हैं, गोली भी कहते हैं। उच्चारण करते समय होठों का गोल ना होना, भाई ए थे वृत्ताकार मतलब एक मतलब नहीं, ठीक है। तो मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण मतलब वृत्ताकार, और आ का मतलब नहीं, ठीक है।
तो आ मतलब वृत्ताकार ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों का गोल ना होना, ए गोल ये मतलब गोल ना होना, ठीक है, ए गोल होना, ठीक है। जैसे आ ई री ए आई, ठीक है, 7 स्वर ही तो हो गए जी, 7 ही तो हो गए ना, बिल्कुल हो गए। आ ई री ए आई, ये ऐसे स्वर हैं कि जिन्हें बोलेंगे ना तो होठ हमारे गोले नहीं, जैसे बिल्कुल हुआ नहीं हुआ, आ ई री ए आई, होठ गोली नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर एक गोली माने जाएंगे, और क्या इसमें, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। देखो, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो, एक होता है अग्रस्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। जैसे हमारी जो जीभ है, जैसे जी क्या है, जीव, ठीक है, ठीक है, जी जीव है, तो एक तो हो गया अग्रस्वर जो आगे के भाग से बोले जाते हैं, जीव के आगे भाग से, और एक हो गया मध्य स्वर जो मध्य भाग से बोले जाते हैं, ठीक है, एक हो गया पश्च स्वर जो पीछे के भाग से बोले जाते हैं, ठीक है भाई। आगे का अग्रस्वर, मध्य का मध्य स्वर और पश्च का पश्च स्वर, ठीक है। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर ऐसे कौन कौन से होते हैं जीव के, जो आगे के हिस्से से बोले जाते हैं, जैसे ई री ए आई, ये कितने हो गए? 5 ऐसे स्वर हैं जो जिह्वा की या जीव की आगे के हिस्से से बोले जाते हैं, ठीक है, अग्र स्वर कहलाते हैं। आगे के हिस्से बोलने के कारण, मतलब आगे के हिस्से से बोलने के कारण उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई री ए आई, आगे से बोले जाते हैं, देख लो बेशक, ई री ए आई। और मध्य स्वर एक ही होता है, सिर्फ आ एक ऐसा स्वर है जो जीव के मध्य से बोला जाता है, तो इसलिए मध्य स्वर भी कहते हैं किसको? आ को। इसको उदासीन स्वर भी कहते हैं, तटस्थ भी कहते हैं, केंद्रीय कहते हैं। केंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव का केंद्र से बोला जाता है, जो केंद्रित हो गया तो केंद्र, इसलिए केंद्रीय स्वर कहते हैं। तटस्थ स्वर भी कहते हैं, तटस्थ या उदासीन स्वर भी कहते हैं। आ को उदासीन, तटस्थ, केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और पश्च स्वर कितने होते हैं? देखो, 5 तो इसमें आ गए और 6 इसमें आ गए, बचे कितने हमारे पास? 5 कौन कौन से? आ उ ओ औ, ठीक है, उ ओ औ और आ, ये 5 ऐसे हैं जो पश्च स्वर मतलब पीछे के भाग से बोले जाते हैं, जीव के पीछे के भाग से बोले जाते हैं, इसलिए उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। आ उ ओ औ, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम जो तुम्हारे मतलब, अब पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। देखो, हमने स्वरों को 5 भागों में बांटा, तो वो हम 5 भाग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं सर? 2। एक तो होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। अब मैं देखो, मूल स्वर वहाँ भी पढ़ा था, लेकिन हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर क्या होते हैं और संधि स्वर क्या होते हैं? देखो, मूल स्वर किसे कहते हैं उत्पत्ति के आधार, जिन्हें 2 भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे स्वर जिन्हें 2 भागों में विभाजित नहीं किया सकता है। तो वहाँ भी मैंने मूल स्वर पढ़ा नहीं पढ़ा, तो कितने? 4 ही थे, 4 वो भी तो आ जाएंगे जिन्हें 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे इसको 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ई, इसको भी 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ऊ, इसको भी 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं। री, इसको भी 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो अ ई उ री, वहाँ भी मूल स्वर यही थे, ठीक है, बस परिभाषा चेंज हो गई, बस और कुछ नहीं है। तो मूल स्वर क्या होते हैं कि जिन्हें 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और भावना कैसे पढ़ा था कि जिनको बोलते समय सबसे कम समय लगता हो, ये तो बोला था हमने उच्चारण के आधार पर। और यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं? 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पढ़ने से लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अ ई उ रे, इनको 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। बाकी के देखो, संधि स्वर कौन से होते हैं? संधि स्वर, तो संधि स्वर देखो, मैं यही तो बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। तो मूल स्वर समझ चुके हम। संधि स्वर देखो, संधि स्वर भी होते हैं जिनका निर्माण 2 स्वरों के योग से होता हो। कितने स्वरों के? 2 स्वरों के योग से होता हो। तो वे कितने हैं सर? देखो, एक आ, एक बड़ी ई, एक बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। देखो, 7 तो जाए गए, तो 7 और बचे कितने? 7 ही तो बच्चे हमारे पास, तो 7 जाए गए, तब भी संधि स्वर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नहीं हो गए भाई। देखो, मूल स्वर कितने हो गए? 4, बच्चे कितने हमारे पास? 7, तो बेसंधि स्वर हो जाएंगे। तो ये ऐसे स्वर हैं जो 2 स्वरों के योग से बनते हैं। 2 स्वरों का मतलब कैसे? देखो, मैं बताता हूँ। देखो कि आ है, आ, तो आ किससे बनता है? अ और आ से, ठीक है सर। ई कैसे बनता है? ई और ई से। ऊ कैसे बनता है? छोटा ऊ और छोटे ऊ से। दोबारा देखो, बड़वा कैसे बनता है? छोटे आ और छोटे आ से। बड़ी किससे बनती है? छोटी ई और छोटी ई से। बड़ा ऊ किससे बनता है? छोटी ई और छोटी, सॉरी अरे यार मैं क्या बताऊँ, छोटा ऊ और छोटे ऊ से। एक किससे बनता है? आ और ई से।
आई कैसे बनता है आ और आई से, ए से। ओ कैसे बनता है आ और ओ से, और औ किससे बनता है आ और ओ से, छोटे ओ से, ठीक है। ऐसे मैंने बताया था। उत्पत्ति के आधार पर संधि स्वर के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। सर ये क्या है? ये दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, वो वहाँ एक अलग डेफिनेशन चली गई, ठीक है। वहाँ एक अलग डेफिनेशन चली गई, वहाँ पर कौन सा? उच्चारण या अवधि के आधार पर, उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर वहाँ अलग डेफिनेशन चली गई। लेकिन हम उत्पत्ति के आधार पर संधि स्वर के दो भेद माने जाते हैं, दीर्घ और संयुक्त। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं और संयुक्त स्वर क्या होते हैं वो भी बताएंगे। मतलब संधि स्वर के भी दो उपभेद होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर हम उसके दो भाग मानते हैं, कौन कौन से? एक दीर्घ स्वर, ठीक है, एक होता है संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर कैसे कहते हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। देखो देखो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक दीर्घ स्वर, पहले परिभाषा देखो, परिभाषा समझ में आएगी, सब समझ जाओगे। वे स्वर जो समान स्वरों के योग से बनते हो, मतलब ऐसे स्वर जो एक जैसी शकल के स्वरों से बनते हो। जैसे मैंने कहा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ। देखो आ कैसे बनते हैं? अ और आ से, छोटे आ छोटा बोलो, जैसे बोलो एक जैसे समान स्वर है क्या नहीं है? एक जैसी शकल के हैं क्या नहीं? सर बिल्कुल हैं। तो अ और आ से क्या बनते हैं? बड़ो आ, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर माना जाएगा। और बड़ी ई, देखो छोटी ई और छोटी ई, बोलो एक जैसी शकल के हैं क्या नहीं है? एक जैसे समान स्वर है क्या नहीं है? सर बिल्कुल हैं। तो एक जैसी शकल से बन रहे हैं तो फिर बड़ी ई बनेगी, तो ये दीर्घ स्वर आ जाएगा, दीर्घ स्वर। और दीर्घ संधि भी तो पढ़ते हैं हम, दीर्घ संधि इन्हीं स्वरों में तो होती है। वाह क्या बात है, दीर्घ संधि इन्हीं में तो होती है। और एक बड़ा ऊ, तो छोटे ऊ और छोटे ऊ से क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। बनता नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है सर, छोटा ऊ छोटे ऊ से। तो एक जैसी शकल के है क्या नहीं? सर बिल्कुल है। एक जैसी शकल के स्वर है क्या नहीं है? सर समान स्वर है क्या नहीं है? सर बिल्कुल। तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो कितने होते हैं? 3, आ ई ऊ, ठीक है। तो इन्हीं में देखो, इन्हीं में ही दीर्घ संधि छुपी होती है, जब दीर्घ संधि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दीर्घ स्वर समझ आ गई। अब पढ़ेंगे हम संयुक्त स्वर। देखो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर 4। देखो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। देखो वे स्वर जो असमान स्वरों के योग से बनते हो, मतलब जिनको बनाने के लिए एक व्यक्ति जापान का होना चाहिए, एक भारत का होना चाहिए। मैं कहने का मतलब जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि एक जैसी शकल की नहीं होनी चाहिए, मतलब ये है, ठीक है। निर्माण करना है किसी का, अगर हमें इसका निर्माण करना है तो अलग अलग जैसी शकल की होनी चाहिए, ठीक है। जब जाके वो संयुक्त कहलाएगा, संयुक्त, ठीक है। तो वे स्वर जो असमान स्वरों के योग से बनते हो, जैसे ए, तो ए आई ओ औ, ठीक है। ए आई ओ औ, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और ये ऐसे स्वर हैं जो समान, मतलब असमान स्वर, मतलब अलग अलग बाकी से बनते हैं, ठीक है। एक जैसे चेहरे, मतलब देखो ए कैसे बनता है? आ और ई से, छोटी ई से, आ और छोटी ई से। बोलो जिनकी अलग अलग, मतलब अलग अलग जिनकी वो अथेगा ना चेहरा, भाई अलग अलग मुखों ने अथेगा ना बताइए भाई। ये देखो ये असमान है क्या नहीं है? ये बोलो एक समान है क्या? असमान है? सर बिल्कुल असमान है। तो असमान होने के कारण ही इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ए कैसे बनता है? आ और ई से, छोटी ई से। और आई कैसे बनता है? छोटे आ से और ए से, छोटी ए से। आई हमेशा इससे बनता है, छोटो आर और छोटी ए से। और ए हमेशा छोटे आ और छोटी ई से बनता है, ठीक है। मतलब जैसे ही हम छोटे आ से और छोटी ई से जैसे ही हम ए बना देंगे, तो एक उठा के जैके ले जाओ, छोटे आ और ए से बन जाएगा बड़ी ए, बड़ी आई, ठीक है, आई। और छोटा ओ, तो छोटा ओ अ उ ओ, देखो आई, वैसे भी देखो तो आई बन गया, छोटी ए। आई, इसको आई बोलेंगे तो आई, तो आई बन गया। औ देखो ओ, तो ओ, बस छोटा आ और छोटा ऊ, ओ, तो औ बन गया, ओ बन गया। अब देखो इसको यहाँ उठा कर लाओ, तो उसको औ बन गया। तो छोटे आ और छोटे ओ से ओ बन गया, ठीक है। ये तुम्हारे संयुक्त स्वर कहलाएंगे। और देखो इन्हीं में तो कौन सी संधि होती है? गुण संधि और दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। देखो इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन सी संधि होती है?
गुण संधि। और इन दोनों में कौन सी होती है? वृद्धि संधि, क्योंकि वृद्धि मतलब मात्रा की वृद्धि हो गई है, ठीक है, तो वृद्धि संधि, ठीक है। लेकिन शुद्ध संयुक्त स्वर माने जावे, अगर सही देखो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। अगर शुद्ध संयुक्त स्वर माने जावे तो पर ए और ओ ही माने जाते हैं शुद्ध संयुक्त स्वर, जो गुण संधि में माने जाते हैं, गुण संधि के उदाहरण होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे उत्पत्ति के आधार पर मैंने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे जाति के आधार पर स्वर, ठीक है, जाति के आधार पर स्वर। देखो जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक सजातीय स्वर और एक विजातीय स्वर। सजातीय क्या होते हैं और विजातीय का मैं बताऊंगा। सजातीय स्वर भी होते हैं जिनका उच्चारण एक ही स्थान से होता हो, वे स्वर जिनका उच्चारण एक ही स्थान से होता हो। और विजातीय स्वर भी होते हैं जिनका उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता हो, विजातीय स्वर हो गए, ठीक है। सजातीय मतलब समान, एक जैसे, मतलब एक स्थान से होता है। जैसे मैं बताता हूँ, परिभाषा देखो तुम। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण एक ही स्थान से होता हो, मतलब वे स्वर जिनका उच्चारण एक ही स्थान से होता हो, सजातीय स्वर। जैसे ऐसे मैंने बोला छोटो आ बड़ो आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटो ऊ और बड़ा ऊ और री, मतलब री तक जितने भी स्वर होते हैं ना, री तक वे तुम्हारे सजातीय स्वर होते हैं। कैसे? देखो देखो और आ, ठीक है, अ और आ, अ और आ, जी देखो अ और आ जी हमेशा कंठ से बोले जाते हैं, दोनों के दोनों कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए सजातीय स्वर कहलाएंगे जी, ठीक है। अ और आ, तो अ कंठ से बोला जाता है और बड़ो आ भी कंठ से बोला जाता है, ठीक है, तो कंठ से बोले जाते हैं दोनों। छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी कहाँ से बोली जाती हैं? तालु से, ठीक है। छोटी ई भी तालु से बोली जाती है और बड़ी ई भी तालु से बोली जाती है, इसलिए मैंने तालु बोल दिया है, तालु कह दिया, कंठ, ठीक है। और ऊ और छोटो ऊ और बड़ा ऊ, ये कैसे बोलते हैं? ओष्ठ से, ओष्ठ से। वे सजाती है क्या? नहीं है भाई, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका उच्चारण एक ही स्थान से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर बिल्कुल एक ही स्थान से हो रहा है ना, ओष्ठ से हो रहा है। और जिनका री का उच्चारण हमेशा मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य से, ठीक है, एक स्थान से होता है सिर्फ। कौन सा? मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। अ और आ कैसा स्वर है? कंठ, तो कंठ से बोले जा रहे हैं। ये तालु से बोले जाते हैं, उ ओ जे ओष्ठ से बोले जाते हैं, री हमेशा मूर्धन्य से बोला जाता है, मूर्धन्य, री मूर्धन्य, ठीक है। अब देखेंगे विजातीय स्वर। विजातीय स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता हो। मैं यही तो कहता कि वे स्वर जिनका उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता हो, अलग अलग स्थानों से होता हो, विजातीय स्वर। जैसे ए और आई, ओ औ। देखो अब ये देखो, एक किससे बनाता? तो आ से और छोटी ई से बना के मिला, तो आ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। और ई का तालु से, है कि नहीं हो रहा है? तालु से। तो देखो ये अलग अलग स्थान हुए कि नहीं सर? बिल्कुल हुए, कंठ तालु से। तो ये कंठ तालु से बोले जा रहे हैं, तो ये विजातीय स्वर माना जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्थानों से उच्चारण हो रहा है उसका। तो ठीक है, एक कंठ से और तालु से। जैसे आई, तो आई का देखो कंठ और तालु, ठीक है भाई। जब कंठ तो आ गया तो ये कंठ तालु, तो ठीक है, जे भी कंठ तालु से बोलेगा। आई किससे बोला जाता है? ए किससे बोला जाता है? कंठ तालु से। आई किससे बोला जाता है? कंठ तालु से। और ओ किससे बोला जाएगा? देखो कंठ, ठीक है। ए भी तालु से बोला जा रहा है, ठीक है, तालु, ठीक है, इसको भी तालु, इसको भी तालु। देखो ए बोलेंगे ना तो फिर कंठ तालु, अगर ए आ जाएगा तो फिर कंठ तालु बोलेंगे उसको हम, कंठ तालु से। देखो ए है ना, ए तो कंठ तालु से उसका निर्माण हो रहा है। आई है तो उसका भी कंठ तालु से निर्माण हो रहा है। ओ है तो ओ देखो अ और ऊ, छोटो ऊ, तो आ का कंठ से, ऊ का ओष्ठ से। देखो ओष्ठ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर बिल्कुल, ठीक है। तो कंठोष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ से, तो इसका भी निर्माण दो विजाति मतलब अलग अलग स्थानों से हो रहा है, तो ओ आ जाएगा। और औ, तो औ भी किस में आ जाएगा? कंठ और ओष्ठ में, ठीक है, कंठ और ओष्ठ में। तो कंठ और ओष्ठ, तो इसका भी कंठ और ओष्ठ से हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो ठीक है। कंठ तालु, कंठ तालु, कंठस्थ, कंठोष्ठ, ठीक है। यहाँ कंठ तालव्य भी बोल सकते हैं, देखो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ धन ओष्ठ, कंठ धन ओष्ठ, कंठ धन तालव्य, कंठ धन तालव्य। तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ धन ओष्ठ, कंठ धन ओष्ठ, ठीक, कंठोष्ठ, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा आज? हमने क्या पढ़ा था? स्वर वगैरह पढ़े थे, ठीक है। वर्ड विचार टॉपिक पढ़ा था हमने, तो वर्ड विचार का हमने स्वर वगैरह पढ़ लिए, और अगली क्लास में हम व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, पर बाय।